एजी बायोलॉजी लेसन चल रहा था स्टूडेंट्स, अपना लेसन 8 के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण फलों के रोग ये अपन ने पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण फलों के रोग पढ़ रहे थे। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? रोग का कारण पढ़ेंगे सबसे पहले, तो कारण के साथ उसका लक्षण और उसका नियंत्रण यानी कि उपाय किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वह मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है और आज अपन चर्चा करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड जो है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने नींबू का जो कैंकर रोग होता है, सिट्रस कैंकर रोग, उसके बारे में चर्चा की थी और आज अपन चर्चा करेंगे अमरूद का मलानी रोग, जो इस चैप्टर का सेकंड रोग अपन कहते हैं। इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो सेकंड रोग है अमरूद का मलानी रोग। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अमरूद का मलानी रोग, जिसे विल्ट गवावा के नाम से भी अपन जानते हैं। विल्ट गवावा, विल्ट गवा। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि अमरूद का जो मलानी रोग होता है ना, यह ऐसा रोग माना गया है जो अमरूद का सबसे ज़्यादा विनाशकारी रोग होता है। यानी कि इस रोग का संक्रमण अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरे पौधे को यह क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग अपन इसे मानते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम अपने को यही याद रखना है, अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग, अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग कौन सा है? मलानी रोग जो है वह अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग माना जाता है। इस रोग को सर्वप्रथम देखा कहाँ गया था, यानी इस रोग के बारे में पता कैसे चला? तो अपन मानते हैं अमरूद सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं इलाहाबाद वगैरह में होते हैं, तो इलाहाबाद अमरूद प्रसिद्ध भी होते हैं। कई बार अपन मार्केट में भी सुनते हैं इलाहाबाद के अमरूद, इलाहाबाद के अमरूद। तो इलाहाबाद में अपन कहते हैं कि सर्वप्रथम वहां पर इस रोग को देखा गया था 1938 में। सर्वप्रथम इलाहाबाद में 1938 में देखा गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अमरूद का मलानी रोग सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? इलाहाबाद में देखा गया। कब देखा गया? 1938 में देखा गया। राजस्थान में भी अपन मानते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर अमरूद की खेती की जाती है वहां पर यह रोग अपने को देखने को मिलता है। राजस्थान में जो अजमेर जिला है, अजमेर जिले में अपन मान सकते हैं पुष्कर और गनाडा क्षेत्र, अजमेर के पुष्कर और गनाडा क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप जो है वह अपने को देखने को मिलता है। तो यानी कि राजस्थान में भी यह रोग क्या प्रभावी माना गया है। अब बात करते हैं इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। इस रोग के लक्षण जो कैसे प्रभावित करते हैं पादपों को, जिनके आधार पर अपन बता सकते हैं कि पादप में कौन सा रोग है। सर्वप्रथम तो देखिए इसकी जो पत्तियां होती है ना, जब रोग हो जाता है तो अपन कहते हैं पत्तियां क्या होती है? भूरे रंग की हो जाती है। पत्तियां जो होगी भूरी होकर क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। ये पहली पहचान अपन देख सकते हैं। इसके अलावा जो पौधे का जो तना होता है ना, वह बदरंग दिखाई देने लग जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है। अगर कम संक्रमण होता है तो अपन कहते हैं कि पौधे के जो एक तरफ की शाखाएं अपन मान सकते हैं वह क्या होती है कि एक तरफ की जो शाखाएं होगी वह क्या होगी? सूखने लग जाएगी। ऐसे लगेगा कोई कीड़ा वगैरह लग गया है तो वह क्या हो जाएगी? सूखने लग जाएगी। लेकिन अगर पादप पर संक्रमण ज्यादा है तो अपन कहेंगे कि पूरा पौधा ही क्या हो जाता है? सूख जाता है और पत्तियां जो होती है वह गिरने लग जाती है। और ऐसा संक्रमित पौधा 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो पादप का जो कैम्बियम या एदा भाग जो पाया जाता है, कैम्बियम, जिसके द्वारा पादप में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है, पादप का तना मोटाई में वृद्धि करता है, तो वो अपने को पता है द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होती है क्रिया, और वह द्वितीयक वृद्धि किस में होती है? कैम्बियम में होती है। तो कैम्बियम क्षेत्र में क्या होता है? भूरा रंग प्रकट होने लग जाता है। कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग प्रकट होने लग जाएगा। इसके अलावा अपन देखेंगे कि मिट्टी के आसपास जो पौधे का जो भाग होता है, मृदा के समीप वाले जो भाग होते हैं, उनमें जो कवक या फंजाई अपन मानते हैं, उनका संग्रहण दिखाई देने लगता है। और मृदा को हटाकर अगर अपन देखें तो भूरे रंग के क्या होते हैं? निशान, जो तना होता है मृदा के आसपास, उसकी छाल हटा देते हैं, छाल हटाकर देखते हैं तो वहां पर भूरे रंग के निशान देखने को मिलते हैं। और इस रोग का जो प्रकोप होता है वह सबसे ज्यादा कब होता है? वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है। तो लक्षण देखिए, पत्तियां भूरी और मुरझा जाती है, पत्तियां भूरी हो जाती है, मुरझा जाती है। कम संक्रमण, यानी संक्रमण कम होता है, कम संक्रमण पर एक तरफ की शाखाएं, एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है। जब संक्रमण कम होता है ना, तो एक तरफ की शाखाएं सूख जाती है, और ज्यादा संक्रमण होने पर पूरा पौधा ही सूख जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है। ये अपन देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कैम्बियम क्षेत्र जो होता है, कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देने लगता है, कैम्बियम क्षेत्र में भूरा रंग दिखाई देने लगता है। मृदा समीप पादप भाग जो होते हैं, मृदा समीप पादप भागों के पास क्या दिखाई देता है? कवक जाल पाया जाता है, और इन भागों से छाल हटाने पर भूरे रंग के क्या बन जाते हैं? निशान दिखाई देने लगते हैं। ये सभी अपन मान सकते हैं कि इसके मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। और ज्यादा संक्रमण होने पर अपन कहते हैं पौधा एक वर्ष में पादप क्या हो जाता है? नष्ट भी हो जाता है, ज्यादा संक्रमण होने पर। और एक बात ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में यह रोग ज्यादा होता है, वर्षा ऋतु में रोग ज्यादा होता है। ये अपन मानते हैं कि इस रोग के मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर अपन इस रोग की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है इसके रोगजनक की। इसका रोगजनक है वह क्या होता है? रोगजनक वह होता है जिसके कारण से अपन मानते हैं कि रोग होता है। तो फ्यूजेरियम जो मानते हैं कि एक प्रकार का कवक होता है, उसके द्वारा यह माना जाता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम जो प्रजाति होती है उसके द्वारा अपन मानते हैं, या इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई, साइडाई फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई, या अपन लिख सकते हैं मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, मैक्रोफोमिना। अब यहां पर क्या होता है, कई बार जैसे अपन ने उसमें भी कल भी देखा था कि जो सिट्रस कैंकर रोग थे उसके अंदर अपन बात कर रहे थे जीवाणु की, बैक्टीरिया जो जीवाणु था उसके 3 बार रोगजनक देखे थे। तो इसका भी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई या दूसरा मैक्रोफोमिना फेजियोलिना,
ये अपन मानते हैं कि इसके रोग कारक देखने को मिलते हैं, कवक जनित रोग है ये। तो इसमें क्या होता है, इस रोगजनक की क्या विशेषता होती है कि इसका जो कवक जाल होता है, कवक जाल अपन कह सकते हैं, कवकों का एक समूह मान सकते हैं। कवक जाल जो होता है वह कवक जाल पट्टी है, अंत व अंतर कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। कवक जाल पट्टीय जो होता है, कवक जाल पट्टीय अंत व अंतर कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। अंत यानी कोशिका के अंदर की तरफ अपन बात कर रहे हैं, अंतर कोशिकीय यानी कि एक कोशिका को छोड़कर अगली कोशिकाओं में, कोशिकाओं के बीच में अंतर आ रहा है, और अंत यानी कोशिका के अंदर। तो दोनों प्रकार की संरचना के रूप में अपन कहते हैं कवक जाल जो होता है वह उपस्थित माना जाता है। इस कवक जाल में अपन कहते हैं कि यह जो रोगजनक है इसमें मुख्य रूप से लघुकोनिडियम, गुरुकोनिडियम और क्लेमाइडो बीजाणु उपस्थित होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो लघुकोनिडियम, लघुकोनिडियम, एक होता है आपके गुरुकोनिडियम, और एक होता है क्लेमाइडो बीजाणु। ये क्या होते हैं, इस कवक के द्वारा उत्पन्न बीजाणु होते हैं। 3 प्रकार के लघुकोनिडियम, गुरुकोनिडियम और क्लेमाइडो बीजाणु ये बनते हैं इसके अंदर, कवक के अंदर बनते हैं। और इनमें से अपन माने तो मृदा के अंदर या मिट्टी के अंदर जो क्लेमाइडो बीजाणु होते हैं वह अधिक वर्षों तक सक्रिय बने रहते हैं। जो क्लेमाइडो बीजाणु होते हैं ना, वह मृदा में अधिक समय तक, मृदा में अधिक समय तक क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है अपने को कि क्लेमाइडो बीजाणु मृदा में क्या रहते हैं, अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी लैंगिक संरचना की। तो लैंगिक संरचना में अपन देखते हैं एक तो स्क्लेरोसियम, लैंगिक संरचना की, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसकी लैंगिक संरचना में कौन से पार्ट, एक तो स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम पार्ट जो होता है वह लैंगिक संरचना को प्रदर्शित करता है। एक पिक्निडियम, एक आता है पिक्निडियम। ये 2 संरचना अपन देखते हैं लैंगिक संरचना के रूप में इसमें पाई जाती है, स्क्लेरोसियम और पिक्निडियम इसमें उपस्थित रहती है। रोग जो होता है, यह जो रोग है क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में अपन कहते हैं मृदोड में बना रहता है। मृदोड यानी कि अपन कहते हैं भूमि के अंदर बना हुआ रहता है। क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में अपन मानेंगे कि आपको बताया था मृदा में क्या रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। मृदा में मैंने आपको बताया ये क्या रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। तो ये मृदोड के रूप में बना रहता है और अनुकूल अवस्था में अंकुरित होकर यह क्या करता है, संक्रमण को फैलाता है। यह जो क्लेमाइडो बीजाणु होता है मृदा में अधिक सक्रिय रहता है और अनुकूल अवस्था में संक्रमण फैलाता है। अनुकूल अवस्था मैंने आपको बताई कौन सी आती है, वर्षा ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु में इस रोग का क्या होता है, संक्रमण जो होता है वह ज्यादा होता है। ये अपने को यहां पर ध्यान में रखना है। तो ये बात थी इसके रोगजनक की, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई या मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। कवक जाल पट्टीय जो होता है अंतः कोशिकीय दोनों प्रकार का होगा। इसमें लघुकोनिडियम, गुरुकोनिडियम और क्लेमाइडो बीजाणु 3 प्रकार के बनते हैं। इनमें क्लेमाइडो बीजाणु जो होता है मृदा में अधिक समय तक सक्रिय रहता है और अनुकूल अवस्था में यही क्या करता है, संक्रमण फैलाता है। अनुकूल अवस्था अपन मानते हैं, मैंने आपको बताया था वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप ज्यादा होता है। इसे मानते हैं कि इस कवक के अंदर जो लैंगिक संरचना होती है वह एक तो स्क्लेरोसियम होती है और एक पिक्निडियम अपने को देखने को मिलती है। अब रोगजनक होगी इसका हो गया। अब अपन बात करते हैं रोगजनक के पश्चात के रोग तो हो जाता है, लेकिन इस रोग को अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसका मैनेजमेंट, प्रबंधन की अपन चर्चा करते हैं।
एक स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर डेली आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं स्कूल के द्वारा, तो आप वहां पर अपनी स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनको कहकर वीडियो के लिए आप कह सकते हैं कि आज हमें वीडियो प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आप कहने पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। अब देखें यहाँ पर कि जो अमरूद का जो मलानी रोग है उसका जो मैनेजमेंट की अगर अपन बात करते हैं, उसके प्रबंधन की अगर अपन बात करें, तो प्रबंधन में अपने को पता है सबसे पहले कौन सा आता है, शस्य प्रबंधन आता है। अब शस्य प्रबंधन में तो देखो ज्यादा अपने को सबको पता है, अपन क्या करते हैं अपने द्वारा जो कर सकते हैं अपन, उसमें क्या किया जाता है कि जो भी संक्रमित जो पौधे होते हैं या रोगी पौधा जो होता है उसको क्या करना, उखाड़ना है, जड़ समेत अपने को उखाड़ना है, और जड़ से उखाड़ कर क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। यह पहला प्रबंधन अपने को देखने को मिलता है। रोगी या संक्रमित जो पौधा होता है, रोगी पौधे को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। ये अपना पहला शस्य प्रबंधन अपने देखते हैं, यानी जो भी रोगी पौधा उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं कि ऊपर से अपन ने तोड़ लिया, जड़ अंदर रह गई, जड़ अंदर रह गई तो उसका संक्रमण आगे फैलेगा, इसलिए पूरा उसको उखाड़ना है। हो सके तो आसपास की मिट्टी भी चेंज कर देनी चाहिए, उस मिट्टी को भी वहां से उठा लेना चाहिए। पहला शस्य प्रबंधन तो अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरा शस्य प्रबंधन अपने को क्या करना है कि अपन जब भी पौधे वगैरह लगाते हैं, अमरूद का लगाए या किसी भी पादप का लगाए, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपन जिस नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं वह नर्सरी बिल्कुल रोग मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रकोप जो होता है वह नर्सरी में ही होने की संभावना रहती है। इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि नर्सरी वगैरह जो होती है उनको थोड़ी ऊंचाई पर स्थित करना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया कवक वगैरह जो भी होते हैं इनका प्रकोप कम हो। तो पौधे रोग मुक्त नर्सरी से लाने चाहिए। ये बात विशेषकर अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर पौधे ही अपन नर्सरी से ही रोग सहित ले आए तो फिर आगे उसका संक्रमण क्या होता है, ज़्यादा फैलता है, इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर दूसरा जो प्रबंधन आता है अपने, वह कौन सा आता है, वह आता है अपने जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में अपन क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों का क्या करना चाहिए, अपने को चुनाव करना चाहिए। यानी कि जो मलानी रोग है इसकी प्रतिरोधी किस्मों का क्या करना चाहिए, अपने को चुनाव करना चाहिए, जिससे उन किस्मों पर इस कवक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी रोग प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी होती है, अपन देखें तो एक तो बनारसी आती है, एक नासिक आती है। तो देखिए कौन कौन सी, एक तो बनारसी, एक नासिक, एक ढोलका सिंध, यह भी अपन मानते हैं इसकी रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है, ढोलका सिंध। इसके अलावा क्लोन 3212, यह भी अपन मानते हैं कि इसकी एक रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। लखनऊ 40, इसके अलावा सुप्रीम भी अपन मानते हैं कि इसकी एक किस्म मानी जाती है। और एक आती है अपने वाइट गवावा 6296, वाइट गवावा 6296, ये क्या है, इसकी रोग प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी, बनारसी, नासिक, ढोलका सिंध, क्लोन 3212, लखनऊ 40, सुप्रीम और वाइट गवावा
62 96 ये इसके रोग प्रतिरोधी किस्म इनका चुनाव करना चाहिए, जिसके अंतर्गत अपन जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। अब जो थर्ड बचा हुआ अपने वह कौन सा अपने रासायनिक प्रबंधन है। तो देखिए रासायनिक प्रबंधन में अपने को क्या करना चाहिए वह और देख लेते हैं अपन। थर्ड रासायनिक प्रबंधन। अब इस रासायनिक प्रबंधन में सर्वप्रथम तो अपने को सबको पता है कि रासायनिक प्रबंधन में अपन क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि जो अमरूद का जो वृक्ष है या पौधा है उसके चारों तरफ अपन मान सकते हैं कि लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा क्या करना अपने को एक खड्डा खोदना है, या अपन मान सकते हैं कि गहराई में अपन एक खड्डा या गड्ढा खोदते हैं या कोई नली बनाते हैं। उसमें अपने को क्या करना है 1.8 किलोग्राम प्रति पौधा, 1.8 किलोग्राम 1.8 किलोग्राम प्रति पौधा की दर से क्या देना अपने को जिप्सम या चूना। जिप्सम या जो चूना होता है उससे अपने को क्या करना है मृदा का उपचार करना है, यानी कि मृदा के अंदर अगर संक्रमण है तो उसको अपन जिप्सम या चूने के द्वारा रोक सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना अपने को पौधे के चारों ओर या आसपास 15 सेंटीमीटर गहराई में क्या करना है 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से जिप्सम या चूना लेकर मृदा उपचार करना है, मृदा उपचार करना चाहिए। ये पहला रासायनिक प्रबंधन अपने को देखने को मिलता है जिसमें जिप्सम या चूने का उपयोग करते हैं। दूसरा अगर रासायनिक प्रबंधन अगर देखें स्टूडेंट्स अपन, तो उसमें अपने को क्या करना है कि जो गड्ढे अपन खोद रहे हैं उसमें 3 ग्राम प्रति लीटर थायराइन घोल, 3 ग्राम प्रति लीटर थायरम घोल का उपयोग अपने को करना है। 3 ग्राम प्रति लीटर थायराम घोल, थायराम घोल का क्या करना अपने को उपयोग करना है, जिसके कारण से अपन मानते हैं कि जो भी कवक संक्रमण होता है या कवक होते हैं वह क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। यानी कि 3 ग्राम अपने को 1 लीटर जल में क्या करना है घोलना है और उस गड्ढों के अंदर इसका उपचार करना है, यानी कि वहाँ पर छिड़काव के रूप में अपन इसे काम में ले सकते हैं। 2 बातें आपको बता दिए, थायराम घोल गड्ढों में काम में लेना है, गड्ढों में डालना चाहिए, ये अपना दूसरा उपचार। तीसरे उपचार में अपन देखते हैं कि जो जड़ होती है पौधे की, ये अमरूद के पौधे की, तो जड़ों के आसपास की मृदा को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम, 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम घोल का छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए 1 ग्राम में प्रति लीटर कार्बेंडाजिम घोल का छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए पौधे की जड़ों के आसपास, पौधे की जड़ों के आसपास अपने को यह कार्य करना है। तो 3 रासायनिक प्रबंधन हो गए, और एक और अगर प्रबंधन अगर देखें तो बाविस्टीन जो आता है, बाविस्टीन 1.5 ग्राम प्रति लीटर, बाविस्टीन 1.5 ग्राम प्रति लीटर अपने को काम में लेना है। बाविस्टीन 1.5 ग्राम प्रति लीटर घोल का छिड़काव अपने को क्या करना है प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।
घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। ये माना जाता है इसका रासायनिक प्रबंधन। तो 1.8 किलोग्राम प्रति पौधा जिप्सम या चूना अपने को काम में लेना है। इसके लिए पौधे के चारों ओर एक गड्ढा बना देंगे लगभग 15 सेंटीमीटर का। फिर उसी गड्ढे में अपन मान सकते हैं कि 3 ग्राम प्रति लीटर थायराइम घोल भी अपन काम में ले सकते हैं, या 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम घोल का छिड़काव करना चाहिए जड़ों के आसपास, या अपन मानते हैं बाविस्टीन 1.5 ग्राम प्रति लीटर घोल का छिड़काव प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो ये था इसका प्रबंधन। इसके आधार पर अपन इस रोग का बचाव कर सकते हैं। तो ये था आज का अमरूद का मलानी रोग। मेन जो बातें हैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर अब तक लिख रहे थे तो पेन कॉपी रख दीजिए और एक बार सुन लीजिए कि मैंने क्या बताया, पूरा रिपीट कर रहा हूं। अमरूद का मलानी रोग या व्हाइट गवावा अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग अपन इसे मानते हैं। अमरूद का अगर देखा जाए तो सबसे विनाशकारी रोग अपन इसे मानते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम यह रोग 1938 में देखा गया था। कहां देखा गया था? इलाहाबाद में देखा गया था। राजस्थान में भी जिन स्थानों पर अमरूद की खेती की जाती है वहां पर यह रोग देखने को मिलता है। अजमेर के पुष्कर गनाडा क्षेत्र में अपने को यह रोग जो होता है वह दिखाई देता है। लक्षण देखें तो इसकी जो पत्तियां होती है ना वह भूरे रंग की अपने को दिखाई देने लगती है और पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। पौधे का जो तना होता है वह भी बदरंग दिखाई देने लग जाता है। अगर पौधे पर संक्रमण कम होता है तो एक तरफ की जो शाखाएं होती है वह क्या होती है? सूख जाती है। लेकिन जब संक्रमण अधिक हो जाता है तो पूरा पौधा ही अपन मानते हैं कि सूख जाता है और पत्तियां क्या होती है? गिर जाती है। और ऐसा पौधा अगर ज्यादा संक्रमण है तो वह 1 वर्ष की अवधि के अंदर क्या हो जाता है? नष्ट भी हो जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि पौधे का जो कैम्बियम या एदा वाला भाग होता है वह उसमें भूरा रंग दिखाई देने लगता है और मृदा के समीप जो पौधे के जो भाग होते हैं उनमें कवक जाल संग्रहण अपने को देखने को मिलता है। और अगर अपन पादप का जो तना वगैरह होता है या पार्ट होते हैं मृदा के आसपास उनकी छाल वगैरह हटाकर अगर अपन देखें तो वहां पर भूरे रंग के अपने को निशान दिखाई देते हैं। इस रोग का प्रकोप अगर अपने को देखना है तो सबसे ज्यादा कब दिखाई देता है? वर्षा ऋतु के अंदर दिखाई देता है। रोगजनक की अपन ने बात की थी कि फ्यूजेरियम जो कवक होता है उसके द्वारा यह रोग अपने को होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई के द्वारा यह रोग होता है। यह एक और बताया था मैंने आपको मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, उसके द्वारा भी यह रोग देखने को मिलता है। इसका कवक जाल पट जो होता है वह अपन अंतः व अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का मैंने आपको बताया था। इसमें अपन देखें मुख्य रूप से तो लघुकोनिडियम, गुरुकोनिडियम और क्लेमाइडो बीजाणु बनते हैं। इनमें से जो क्लेमाइडो बीजाणु जो होते हैं वह मृदा में ज्यादा समय तक क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। अधिक वर्षों तक अपन मानते हैं सक्रिय रहते हैं। और जब अनुकूल अवस्था आती है उस समय ये क्या करते हैं? संक्रमण को फैलाने का कार्य करते हैं। और अनुकूल अवस्था कब आती है? जब अपन मान सकते हैं कि वर्षा ऋतु होती है, उस समय अनुकूल अवस्था आती है तो वह रोग को क्या करते हैं? फैलाने का कार्य करते हैं। इसके अंदर लैंगिक संरचना के रूप में अगर अपन देखें स्क्लेरोसियम और पिक्निडियम 2 लैंगिक संरचनाएं मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो ये तो इसकी बातें। फिर प्रबंधन, तो प्रबंधन के बारे में अभी अपन ने चर्चा की थी। प्रबंधन 3 होते हैं मुख्य रूप से, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि यानी जो रोगी पौधा या संक्रमित जो पौधा हो जाता है उसको क्या करना? उखाड़ना। उखाड़ना भी कैसा है? जड़ समेत उखाड़ना, कोई अवशेष रह जाना नहीं चाहिए। तो जड़ समेत उखाड़कर उसको क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। दूसरा सस्य प्रबंधन आपको बताया कि पौधों का चुनाव करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए रोग मुक्त नर्सरी से ही पौधे लेने चाहिए ताकि रोग का जो संक्रमण होने की संभावना कम हो। दूसरा जो जैविक प्रबंधन की अपन बात करते हैं तो कुछ प्रतिरोधी किस्मों का अपन ने चुनाव करना चाहिए जिसमें यह मलानी रोग नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था बनारसी जो किस्म आती है, नासिक जो किस्म आती है, ढोलका सिंध किस्म आती है इसकी, क्लोन 3212 जो इसकी किस्म है, सुप्रीम है, लखनऊ 40 इसकी किस्म है और एक व्हाइट गवावा 6296 नाम से इसकी एक प्रतिरोधी किस्म आती है। उनका क्या करना चाहिए? अपने को चुनाव करना चाहिए। ये इसकी प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है।
फिर रासायनिक प्रबंधन की बात की जाए तो 3-4 मैंने मुख्य बातें बताई थी। पहली बताई थी कि वृक्ष के चारों ओर 15 सेंटीमीटर गहराई में क्या करना चाहिए, गड्ढा खोदना चाहिए, और उस गड्ढे के अंदर 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से चूना या जिप्सम का उपयोग करके मृदा को उपचारित करना चाहिए। दूसरा अपन मान सकते हैं कि गड्ढा खोदकर अपने को क्या करना चाहिए, गड्ढे में 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से थायराइम घोल का उपयोग करना चाहिए, उससे भी उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा अगर देखें तो जड़ों के आसपास की जो मृदा होती है उसको 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम घोल से उपचारित करना चाहिए। और एक और मैंने आपको बताया था कि बाविस्टिन 1.5 ग्राम प्रति लीटर घोल का छिड़काव प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर करके अपन इस रोग का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का अपना रोग अमरूद का मलानी रोग। आशा करता हूं अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए रोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।